हेलो एवरीवन। चलिए इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं रिवीजन पर्पज से। चैप्टर है बिजनेस स्टडीज 12th क्लास, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें हम हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स को एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी की गारंटी है। तो पूरा लेक्चर और जो भी प्रिंसिपल्स 14 प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं, वन बाय वन इन प्रिंसिपल्स का मीनिंग, इनके बेनिफिट्स, और अगर इनको हम फॉलो ना करें तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इनको चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। आप भी बुक ओपन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मेरे पास भी बुक है। अगर हम बात करें, फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क, इस प्रिंसिपल का सिंपल सा मतलब है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम होते हैं, कोई एक होल टास्क, पूरा का पूरा एक काम जिसमें कई प्रोसेसेस हों, कभी भी एक पर्सन को नहीं देना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, और हर प्रोसेस के स्टेप पर जो पर्सन है उसमें स्पेशलाइजेशन है, वो कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, होल टास्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे भागों में उसे डिवाइड कर दो। एंड ईच पार्ट शुड बी असाइंड, वो जो एक पार्ट है वो किसी एक पर्सन को देना चाहिए। यानी पूरा एक बड़ा काम किसी एक पर्सन को ना देकर उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, और हर एक हिस्सा एक पर्सन को दें। उससे क्या होगा, देखिए, जब हम हिस्सा दे रहे हैं, पहली बात तो उसकी स्पेशलाइजेशन, उसकी एबिलिटी कैपेबिलिटी देखते हैं, बंदे को ट्रेनिंग देते हैं। एट द सेम टाइम एक पर्सन उस काम को करते करते क्या होता है, स्पेशलिस्ट बन जाता है। और स्पेशलाइजेशन से क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ वर्क बढ़ता है। उससे क्या होगा, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और जो पर्सन काम कर रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, क्योंकि उस काम को वो कहते हैं ना, बिना देखे भी कंप्लीट कर देगा। उसमें इतना स्पेशलाइजेशन आ जाता है बार बार करने से, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उस पर्सन की इंडिविजुअल वैल्यू बढ़ती है। अब इसके देखिए पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, स्पेशलाइजेशन एंड इंप्रूव इन एफिशिएंसी। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, यानी अगर इस प्रिंसिपल को ना माना जाए तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम भुगतने होंगे हमें। एक तो लैक ऑफ एफिशिएंसी होगी, देखिए, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को पूरा काम ही नहीं आता, हम उसको काम दे रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो अफेक्ट करेगी। और चांसेस ऑफ डुप्लीकेसी भी हो सकते हैं, कि दो काम को एक बंदा कर रहा है, या एक पर्सन को दो व्यक्ति कर रहे हैं बिना वजह के। तो इन सभी को अवॉइड करने के लिए वी नीड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि हेनरी फ्योल ने एक बहुत बढ़िया प्रिंसिपल दिया है। सेकंड है दोस्तों, फर्स्ट हम कर चुके, सेकंड पे आते हैं अब, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या है, बहुत सिंपल है समझने। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, देखिए, गिविंग वर्क टू समवन, किसी को काम देना। देखिए, काम देंगे तभी तो जिम्मेदार बनेगा ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी देना, जिम्मेदार बनाना भी है। तो हम जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी वर्क दें, उसको उस वर्क करने की क्या दें, अथॉरिटी भी दें। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर, यानी इसमें पैरिटी होनी चाहिए। जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क दें, उसको उस वर्क करने की या उस वर्क से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी हम दें। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और अथॉरिटी नहीं दी तो वो काम नहीं कर पाएगा, और अगर आपने अथॉरिटी दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो फिर वो काम तो दिया ही नहीं आपने उसको, उस अथॉरिटी का वो मिसयूज करेगा। तो दोनों में पैरिटी हो, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखते हैं। नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अगर आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैरिटी रखते हैं, इक्वालिटी रखते हैं, तो अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होगा। एंड हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिस बंदे को आपने काम दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उस काम को वो टाइम पे तभी पूरा करेगा जब उसके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी, डिसीजन मेकिंग पावर होगी। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि अगर इस प्रिंसिपल को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो ना करें तो क्या होगा, डिले इन वर्क होगा। क्यों, आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी, तो काम डिले होगा, क्योंकि बार बार डिसीजन लेने के लिए वो बॉस के पास जाएगा।
टाइम मिलता है नहीं मिलता, गाइडेंस मिलती नहीं मिलती, अल्टीमेटली डिले इन वर्क होगा। अगर आपने अथॉरिटी ज्यादा दे दी, ये भी ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, अथॉरिटी ज्यादा है तो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी होगा। इसलिए दोनों में पैरिटी जरूरी है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हुई तो क्या होगा, एक्सेसिव बर्डन होगा और पर्सन अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। अब हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्या है दोस्तों, देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज देयर। अब डिसिप्लिन का मतलब आप सभी जानते हैं, अनुशासन। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का मतलब क्या है, देखिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी जब हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के साथ अटैच होता है एक कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। तो हम सभी ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें किसकी, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट की, कोड ऑफ कंडक्ट की, और इट इज मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल। डिसिप्लिन का मतलब ये भी है कि कमिटमेंट्स जो करें, चाहे वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से करे या एम्प्लॉयर जो मैनेजर है वो एम्प्लॉयज के साथ करे, कमिटमेंट शुड बी मेट एट ऑल लेवल्स। यानी इसके लिए अच्छे सुपीरियर होना भी जरूरी है। याद रखिए, डिसिप्लिन सिर्फ एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फ्रॉम सुपीरियर्स, जो बॉस है, मैनेजर है, हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू। जहां एक तरफ जो एम्प्लॉयज है वो बाइंड है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट से, कोड ऑफ कंडक्ट से, रूल्स एंड रेगुलेशन से, एट द सेम टाइम जो एम्प्लॉयर ने कमिटमेंट की है, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रमोशन से रिलेटेड हो, चाहे वो इंक्रीमेंट से रिलेटेड है, उसको भी पूरा किया जाए बाय द सुपीरियर्स। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखते हैं। अब देखिए, डिसिप्लिन होगा तो क्या नहीं होगा, वी कैन इजीली अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टमेटिक वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में, देर विल बी नो आर्ग्यूमेंट, देर विल बी नो इन फाइटिंग्स, देर विल बी नो डिस्प्यूट। और कॉन्सिक्वेंसेज होंगे क्या, अगर डिसिप्लिन ना हो तो सोचिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंफ्यूजन, डिसरिगार्ड ऑफ अथॉरिटी, कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं होगा, डिफिकल्ट टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब फोर्थ प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए, कमांड वर्ड यानी कमांडर, जो कमांड देने वाला है, इंस्ट्रक्शंस देने वाला है, वो एक ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एवरी सबॉर्डिनेट शुड गेट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस ओनली फ्रॉम वन बॉस, नॉट टू बॉसेस। अब सोचिए, एक सबॉर्डिनेट को एक से ज्यादा, 2, 3, 4 या 5 अगर सुपीरियर से, बॉस से ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तो क्या होगा, वो एक तो पहली बात तो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी इंस्ट्रक्शन पहले फॉलो करें। सेकंड थिंग, कई बार ही विल शर्क वर्क और शी विल शर्क वर्क, वो बहाने भी बनाएगा कि 5 ने मुझे एक काम दे दिया, किसी का भी काम मत करो, सबको एक्सक्यूज दे दो कि मुझे ए ने काम दिया था, ए को कह दो बी ने दिया था, बी को कह दो सी ने काम दिया था, और अल्टीमेटली किसी का भी काम नहीं होगा। तो इन ऑर्डर टू रिमूव कंफ्यूजन एंड टू ब्रिंग क्लैरिटी इन वर्क, क्या जरूरी है, यूनिटी ऑफ कमांड जरूरी है, कि जो सबॉर्डिनेट है उसको सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन मिले। इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए पॉजिटिव इफेक्ट देखो इसके, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वी कैन फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन, किसी तरह का वो कोई एक्सक्यूज नहीं बना पाएगा, यानी काम तो करना पड़ेगा, और वर्क अकम्प्लिशमेंट यानी वर्क जो है, काम जो है वो टाइम पर पूरा होगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, अगर ना माना जाए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा भाई, और क्या, सबॉर्डिनेट को एक चांस मिलेगा अगर ये यूनिटी ऑफ कमांड ना माना जाए तो अपने काम से बचने का, ही विल रेज एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग द वर्क, ईगो क्लैशेस होंगे, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड में अगर इसको नहीं माना गया, मान लो उसने ए पर्सन की बात मान ली तो बी नाराज हो गया, बी की मान ली तो सी नाराज हो गया, इस तरह से चलता है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज इंपॉर्टेंट और ये एज इट इज फॉलो होना चाहिए। आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक प्रिंसिपल है नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।
अब स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग मूवी देखते हैं, मूवी में आप देखते होंगे डायरेक्टर एक ही होता है, दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, कभी दो डायरेक्टर नहीं होते मूवी के, फिल्म्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक प्लान के लिए देयर शुड बी वन हेड वन बॉस फॉर ए प्लान फॉर ए यूनिट, यानी किसी एक यूनिट का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक प्लान होता है ना, जो एक गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए देयर शुड बी ओनली वन बॉस, देयर शुड बी ओनली वन मैनेजर, यानी देयर शुड बी ओनली वन लीडर। एक मैनेजर, एक डायरेक्टर, एक लीडर होना चाहिए। उससे क्या होगा, यूनिटी रहेगी। जो कि देखिए, आपके अंडर अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 के जो एफर्ट्स हैं उनको आपने डायरेक्शन देनी है, किस दिशा में जाएं वो तभी पॉसिबल होगा जब ये डायरेक्शन देने वाला एक पर्सन हो। तो देयर शुड बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के पॉजिटिव इफेक्ट्स देखते हैं दोस्तों। हर एक में एक तो है अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गोल होगा, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स होगा और टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क होगा, काम जो है वो टाइमली पूरा होगा। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर हमने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं माना तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स होंगे। मान लो 2 डायरेक्टर हो गए तो वेस्टेज ऑफ एफर्ट होंगे। एक डायरेक्टर कुछ कह के चला गया, लोगों ने काम किया, दूसरा डायरेक्टर आया, उसने कहा ये काम ऐसे नहीं, दूसरे मेथड से होगा, तो पहले वाला मेथड कैंसिल हो गया, अब वो उसी काम को दोबारा करेंगे। क्या हो गया, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, वेस्टेज ऑफ मनी होती है अगर इस प्रिंसिपल को ना माना जाए। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों सिक्स्थ प्रिंसिपल की तरफ। सिक्स्थ प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल, और ये जो सिक्स्थ प्रिंसिपल है, सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, समझना, सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले होते हैं, देखिए ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे वो ग्रुप 10 लोगों का हो, 100 लोगों का हो, 1000 का हो या 10,000 लोगों का हो, सभी का देखिए एक तो जनरल इंटरेस्ट होता है, जनरल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट यानी पूरे बिजनेस का इंटरेस्ट, और एक होता है सभी का इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देखिए इंडिविजुअल, देखिए जहां भी आप खुद के लिए जॉब करेंगे तो आपका कोई एक इंटरेस्ट होगा ना, आप किसके लिए जॉब कर रहे हो, सबसे पहले सैलरी के लिए, फिर रिकॉग्निशन है, परमिशन है, प्रमोशन है, सॉरी, फिर रेपुटेशन है आपकी, समझ गए आप, सोसाइटी में थोड़ा अपना स्टेटस दिखाना है, तो ये क्या इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज का इंडिविजुअल इंटरेस्ट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट ये आपस में क्लैश कर जाते हैं, तो उस केस में क्या वर्ड आता है, सुबॉर्डिनेशन। सुबॉर्डिनेशन यानी जब आपको लगे कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट में क्लैश हो रहा है तो आपको किसे बढ़ावा देना चाहिए, आपको हमेशा बिजनेस के जनरल इंटरेस्ट को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए जनरल इंटरेस्ट है तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट कभी भी अचीव हो सकता है, लेकिन अगर जनरल इंटरेस्ट अचीव नहीं हुआ तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी अचीव नहीं हो सकता। यानी हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना होगा। फॉर व्हाट, सबॉर्डिनेशन का मतलब फॉर व्हाट, फॉर जनरल इंटरेस्ट। सोचिए हमारे सोल्जर जो बॉर्डर्स पे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है अपनी रक्षा, अपनी जान की हिफाजत करना, लेकिन जनरल इंटरेस्ट क्या है, पूरे देश की हिफाजत करना। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अब हम 7th प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 6 हो चुके। 7th प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। रेम्यूनरेशन का मतलब पे, सैलरीज एंड अदर इंसेंटिव्स। तो जो पे, सैलरीज, अदर इंसेंटिव्स हैं, ये सभी को दे शुड बी गिवन एडिक्वेटली, अच्छे से दिए जाएं, अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू द कमिटमेंट, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। ये बहुत कॉमन सी बात है। अब किन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा रेम्यूनरेशन देते टाइम या सेट करते टाइम या एम्प्लॉयज की सैलरी सेट करते टाइम, इसमें रखा जाएगा फाइनेंशियल कैपेसिटी बिजनेस की क्या है, उससे ज्यादा तो कोई सैलरी नहीं दे सकता। एट द सेम टाइम कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेजेस एक्ट या वेज रेट सेट बाय द गवर्नमेंट एंड द वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द कंपेटिटर्स।
जो तो हमारे कंपटीशन में बिजनेसेस हैं वो वेज सैलरी क्या दे रहे हैं, मोर और लेस द सेम, उनके आसपास हमें वेजेस और सैलरीज रखनी होगी। अल्टीमेटली ये देख लीजिए, एम्प्लॉयज को इतनी सैलरी मिले कि दे फील सेटिस्फाइड। कोई पर्सन देखिए आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तभी अच्छे से काम करता है, कहते हैं ना, अगर उसका पेट भरा होगा और उसके बच्चों का पेट भरा होगा। यानी एटलीस्ट इतनी सैलरी दीजिए कि द पर्सन कैन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज फैमिली, उसकी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस फेज में हमने 7 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल्स डिस्कस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम करेंगे अदर प्रिंसिपल्स ऑफ गिवन बाय हेनरी फ्योल। देखिए ये है 8th प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या मतलब होता है? जब जो पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग है दैट इज रिटेन्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, यानी डिसीजन मेकिंग पावर टॉप मैनेजमेंट के साथ हो गई, वो तो होता है हमारा सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर जो है, डिसीजन मेकिंग पावर, वो टॉप मैनेजमेंट अपने पास नहीं रखता, बल्कि उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट में, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में होना क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन या कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या है, दोनों में बैलेंस रहे, ये याद रखिए। और आजकल के जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें नॉर्मली डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा मिलेगा। पर याद रखो कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपने पास कौन सी पावर रखे? वो अपने पास रखेगा पॉलिसी मेकिंग, वो अपने पास रखेगा गोल मेकिंग पावर्स, पॉलिसी डिटर्मिनेशन, गोल सेटिंग पावर्स, यानी जो लॉन्ग टर्म प्लान्स डिस्कस करने हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी है, गोल सेट करना है, वो पावर टॉप मैनेजमेंट के साथ पास रहेंगी, यानी उनका कभी भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। और जो पावर्स मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के काम करने के लिए एडिक्वेट हैं, जरूरी हैं, वो उनमें इवनली शेयर कर देनी चाहिए, सो दैट टॉप मैनेजमेंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए अगर टॉप मैनेजमेंट सारी पावर अपने पास रखेगा तो लोअर और मिडिल मैनेजमेंट हर रोज उनको डिस्टर्ब करेंगे कि हमें डिसीजन बताइए क्या करना है। लेकिन अगर वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तो मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट अपना काम टाइम पे कर रहे हैं, अपने डिसीजन ले रहे हैं। टॉप मैनेजमेंट कॉन्सेंट्रेट कर सकता है क्वालिटी पे, लॉन्ग टर्म प्लान्स पे, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे, स्ट्रैटेजीज पे, प्रोग्राम्स पे, यानी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं अपना विजन सेट करता है और विजन को कैसे अचीव कर सकता है, कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, कहाँ से पैसा आएंगे, टॉप मैनेजमेंट इन चीजों पे ध्यान रखे। तो जो हमारा ये प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, पॉजिटिव इफेक्ट्स देखते हैं कि अगर दोनों में बैलेंस हो तो हमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बेनिफिट मिलेंगे। क्यों? टॉप मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म डिसीजन ले रहा है, मिडिल और लोअर मैनेजमेंट उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और अपने डिसीजन अपने लेवल पर ले रहे हैं और उन रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे। और सेकंड, फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी, टॉप मैनेजमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि वो तो क्वालिटी डिसीजन ले रहा है ना, उसमें बिजी है। मिडिल मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल लेवल के डिसीजन लेगा और जो ऑपरेटिव लेवल पे है, लो मैनेजमेंट पे है, वो अपने रूटीन के डिसीजन खुद लेंगे। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज एवरीबडी इज टेकिंग देयर डिसीजन एट देयर लेवल। कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं, कंप्लीट अगर सेंट्रलाइजेशन हुआ तो डिले होगा, काम होगा ही नहीं। और अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो सकता है, यानी टॉप मैनेजमेंट के पास सेंट्रलाइजेशन भी जरूरी है और ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन भी जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन के लिए मैं एक छोटी सी फिगर ड्रॉ करना चाहूंगा, यहां देखिए इस तरह से, ये है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। टॉप टू बॉटम दोनों तरफ जो जितनी भी ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, सजेशंस हैं, वो कैसे जाने चाहिए, वो एक हायरार्की में जाने चाहिए, एक सीक्वेंस में। यानी ए बी को इंस्ट्रक्शन देगा, बी सी को, सी डी को। ये ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस का जो फ्लो है
ये जब सिस्टमेटिकली डिसाइड हो जाता है इसे हम स्केलर चेन बोलते हैं, और ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी दो लोग डिफरेंट लेवल्स पे जो काम कर रहे हैं, सेम लेवल पे काम करने वाले, विद द परमिशन ऑफ देयर बॉस आपस में बातचीत कर सकते हैं। जैसे ये आपस में बातचीत कर सकते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? स्केलर चेन। दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन। स्केलर चेन होता है, सॉरी, दैट इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। दो लोग जब सेम लेवल पे काम करने वाले आपस में बातचीत करते हैं विद द परमिशन ऑफ देयर हेड, तो उसे बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो स्केलर चेन हुआ चेन ऑफ कमांड, कि एक सीक्वेंस में ही आपने किसी भी अपने सुपीरियर को पास ऑन नहीं करना कि उसको तो इग्नोर कर दो और उससे ऊपर वाले से आप बात कर लो। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखते हैं। एक तो सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, हम 9th वाला कर रहे हैं दोस्तों। सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, और कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट्स में। अगर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, और किसी तरह की कम्युनिकेशन ना होने की वजह से क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 10 पे आ गए हम, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। या ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं है, समझना दोस्तों। यहां ऑर्डर का मतलब है व्यवस्था, एक सिस्टम। ऑर्डर दो तरह का होता है, एक मटेरियल ऑर्डर और दूसरा आपका सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर का मतलब आपका रॉ मटेरियल, आपके टूल्स, आपके इक्विपमेंट्स, ये सही जगह पे रखे हों, ताकि जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको पता हो कहाँ रखे हुए हैं, ताकि जब उनको यूज करने हो तो उनको सर्च करने में, पिक करने में, वापस रखने में उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, टाइम वेस्ट ना हो। और सोशल ऑर्डर का मतलब होता है इंप्लॉइज को पता होना चाहिए जॉब क्लैरिटी, वर्क क्लैरिटी, कि उन्होंने करना क्या है। उससे क्या होगा? क्लैरिटी होगी तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा, किसी तरह एफिशिएंट हो जाएंगे वो, और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ऑर्डर इज मस्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी हर संस्था में व्यवस्था चाहे लोगों की हो, चाहे मटेरियल और इक्विपमेंट्स की हो, ये प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ये होगा तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, और उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उन्हें सही समय पे जो है अपना जॉब का पता है, कौन सा काम करना है, मटेरियल मिल रहा है उनको, किसी तरह का वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, स्मूथ वर्किंग होगी, सिस्टमेटिक वर्किंग होगी। और इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? देखिए, इसका उल्टा कर दीजिए। अगर यूनिटी ऑफ, ये हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ना फॉलो करें तो कंफ्यूजन होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, किसी तरह का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, काम नहीं हो पाएगा, और अचीवमेंट ऑफ गोल पॉसिबल नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं 11th प्रिंसिपल की तरफ दोस्तों। 11th प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब एक तरह से इक्वेलिटी है, यानी सभी के साथ बराबर का व्यवहार। और आपकी बुक में 3 वर्ड लिखे गए हैं इसके लिए, फेयर, जस्ट एंड काइंड। यानी हमें सभी, एक एम्प्लॉयर को सभी एम्प्लॉय के साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए। ही शुड बी काइंड, दे शुड बी फेयर, एंड दे शुड बी जस्ट। जस्ट का मतलब जस्टिफाई करें अपने एफर्ट्स को, सबके साथ न्याय होना चाहिए। इससे क्या होगा? देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर विल बी नो बायसनेस, एंड एवरीबडी विल बी सेटिस्फाइड कि यहाँ कोई बायसनेस नहीं है भाई। जो वर्क है उसको रिगार्ड मिलता है, इनएफिशिएंसी को रिगार्ड नहीं मिलता। यानी चाहे सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे लीव रूल्स हो, चाहे कोई और इंसेंटिव से रिलेटेड रूल हो, वो सभी के लिए एक समान होने चाहिए, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इससे एम्प्लॉयज सेटिस्फाई रहेंगे, मोरल हाई रहेगा, हाईली मोटिवेटेड रहेंगे। और अगर इस प्रिंसिपल को ना माने तो एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएंगे। वो जो हमारे लिए, यानी हमारा जो लेबर टर्नओवर अगर बढ़ जाएगा तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो, उसके साथ क्या होगा? अनहेल्दी रिलेशन हो जाएंगे दोस्तों। तो हमें रिलेशन भी अच्छे रखने हैं, तो इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, सभी इंप्लॉइज के साथ बराबर का व्यवहार, काइंड, फेयर और जस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर।
कहने का मतलब एक जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड है स्टूडेंट्स ये, कि वंस यू गिव एम्प्लॉयमेंट टू समबडी, जब आप किसी को नौकरी पर लगाते हो ना, उसको एक विश्वास होना चाहिए कि मेरी जॉब सिक्योर है, नंबर एक, यानी उसको जॉब से जल्दी से निकाला नहीं जाएगा। जब उसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी ना, सुरक्षा की भावना होगी जॉब को लेकर, तो वो ज्यादा बढ़िया तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, अपने काम में स्पेशलिस्ट हो जाएगा और उससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी उसकी, नंबर एक। नंबर दो, फटाफट उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से फ्रीक्वेंट ट्रांसफर भी नहीं होने चाहिए। दो चीजें हो गई, जॉब सिक्योरिटी हो, सेकंड फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर भी ना हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन से 6 महीने बाद दूसरे में भेज दिया, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। इससे क्या होगा, किसी भी पोजीशन में वो अच्छी तरह से काम नहीं सीख पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन को उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्यों? जब तक वो उस डिपार्टमेंट में काम सीख के स्पेशलिस्ट बनता है तब हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं, तो हम तो उसको ट्रेनिंग करने के लिए ही रह गए, उसका जो बेनिफिट, उसकी जो वर्थ मिलनी है वो बिजनेस को नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर जरूरी है, इसके बेनिफिट हैं, पर्सन की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, वो कॉन्फिडेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति मोर लॉयल, वफादार रहेगा और किसी भी तरह का वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स और रिसोर्सेज नहीं रहेगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज उल्टे हो गए, देखिए बंदा फ्रस्ट्रेट रहेगा, हर 3-6 महीने में आपसे ट्रांसफर कर दो, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, काम पे ध्यान नहीं दे पाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अभी तक हम 12 प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके हैं, अब 13 की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रिंसिपल है हमारा इनिशिएटिव, यानी प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब देखिए क्या है। इनिशिएटिव मींस एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जिसमें जो एम्प्लॉइज हैं, दे टेक द फर्स्ट स्टेप ऑन देयर ओन, दे कम फॉरवर्ड, वो पहल करें, खुद आगे आए अच्छे अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, अच्छे अच्छे सजेशंस देने के लिए। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा होगा, जो हमारी वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं वो कट हो जाएंगी और बेस्ट आइडियाज हमें एम्प्लॉइज से मिलेंगे, बेस्ट डिसीजन लेने में हम लोग कामयाब होंगे। दिस इज ऑल अबाउट इनिशिएटिव, यानी सुपीरियर्स को चाहिए कि अगर कोई अच्छा सजेशन सुबॉर्डिनेट दे रहा है तो उसे डिसरिगार्ड ना माने, उसे डिसओबीडियंस ना माने, बल्कि उसको फॉलो करें इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और बल्कि एक ऐसा इंटरनल एनवायरनमेंट हो कि लोग लिमिट्स में लेकिन आगे आए अपने सजेशंस के साथ, तो भला किसका होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा। और इसका बेनिफिट होगा कि डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, जब आप किसी का सजेशन सुनते हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ और आपके साथ वो जुड़ जाता है, तो बिलोंगिंगनेस होगी और हम इजीली अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। और अगर इस प्रिंसिपल को ना माने तो पर्सन डिमोटिवेट हो जाएगा, वो कोई डिसीजन लेना चाह रहा है, ऊपर से आपने डांट दिया कि आप तो मेरा डिसरिगार्ड कर रहे हो, डिसओबीडियंस कर रहे हो, दोबारा उसके पास कोई बढ़िया आइडिया होगा ना, वो आपको कभी नहीं देगा। अब दोस्तों 13 प्रिंसिपल हो गए, अब 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 14th प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इट सिंपली मीन्स टीम स्पिरिट एंड ब्रिंगिंग यूनिटी एंड हार्मनी, यानी ऑर्गेनाइजेशन में हम टीम स्पिरिट एस्टेब्लिश करें, यूनिटी एस्टेब्लिश करें और एक हार्मनी का माहौल एस्टेब्लिश करें। अब सोचिए, जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, जिसका सिंपल सा मीनिंग टीम स्पिरिट है, यानी लोगों में मिलजुल कर काम करने की भावना, यूनिटी और हार्मनी, आपस में कॉर्डियल रिलेशंस के साथ मिलकर ग्रुप में काम करें, दैट वी हैव टू क्रिएट। इससे क्या होगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी, जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल वर्किंग कंडीशंस हैं, दे विल बी मच बेटर। इससे क्या होगा, लोग हमारी, एक तरह से एक बात और समझिए, लेबर टर्नओवर भी कम होगी। जब किसी बिजनेस में आप इंप्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ते हो ना, वो जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएगा। और सोचिए, जिस पर्सन को आपने 10 साल दिए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको ट्रेन भी किया है, उसके से बेनिफिट लेने का टाइम तो अब आया है। उसे ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ के रखिए, उसे जाने मत दीजिए, लेबर टर्नओवर कम होता है, इससे गुड रिलेशंस होते हैं एंड वी कैन इजीली अचीव द टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर एस्पिरिट डी कॉर्प्स टीम स्पिरिट प्रिंसिपल को हम ना माने तो क्या होगा, गोल अचीव नहीं होगा, एम्प्लॉइज में डिससेटिस्फेक्शन होगा,
डिस्प्यूट्स होंगे, इनफाइटिंग्स होंगी, लैक ऑफ हार्मनी होगा और हम बढ़िया एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है एक ही लेक्चर में ये सारे प्रिंसिपल्स आपने सुने, एग्जामिनेशन के लिए आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।